टॉपिक है दैट इज सेटिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। आपने इनिशियल लेवल के मार्केटिंग के कोर्स में पढ़ा होगा कि मार्केटिंग मिक्स इज़ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजर। जो भी एक मार्केटिंग मैनेजर होता है उसका काम होता है कि वो मार्केटिंग मिक्स बनाए, जिसको 4 P's भी कहते हैं। 4 P's में प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, ये 4 P's होते हैं जिनके गिर्द जो पूरी मार्केटिंग की हिस्ट्री है या मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो इवॉल्व करती है। तो उन 4 P's में से द 1 P इज प्रोडक्ट। और सेटिंग अ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग प्लान, जो कि आपकी फाइनल असाइनमेंट है। तो मार्केटिंग प्लान के अंदर आपने जो 4 P's में से एक P जो कि प्रोडक्ट से रेलेवेंट है उसके बारे में भी रिफ्लेक्ट करना होता है। whilst making a marketing mix or a marketing strategy इन मार्केटिंग प्लान आप प्रोडक्ट को 2 लेवल्स के ऊपर डिफाइन करते हो। वन इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक लेवल एंड अदर इज कॉल्ड टेक्टिकल लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल का क्या मतलब है कि स्ट्रेटेजिक की डेफिनेशन मैंने अपने पहले किसी सेशन में बताई थी कि स्ट्रेटेजिक मीन्स समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म, which involve heavy investment and which is difficult to reverse, irreversible है। तो ऐसे 3 काम जिस भी फिनोमेना के गिर्द हो रहे होंगे उसको हम स्ट्रैटेजिक कहेंगे। लॉन्ग टर्म होगा, हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी और डिफिकल्ट टू रिवर्स होगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक। और टेक्टिकल लेवल का क्या मतलब होता है कि उसी स्ट्रैटेजिक लेवल को आपने इन द एग्जीक्यूशन प्लान, इन द एग्जीक्यूशन फेज किस तरह लेके आना है। So, the basic purpose of this chapter is to give you a flavor of one of the P which is involved in the marketing mix or a marketing strategy related to setting a product strategy. सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। नॉर्मली पीपल थिंक दैट प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल थिंग। हम अमूमन ये समझते हैं कि कोई भी वो चीज़ जो टेंजिबल है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पेन है, ये मार्कर है, दिस इज टेंजिबल। इस चीज़ को आप छू सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट। ये लैपटॉप है, दैट इज टेंजिबल। ये एसी चल रहा है, दिस इज टेंजिबल। हर वो चीज़ जिसको हम छू सकते हैं दैट इज प्रोडक्ट। टेक्निकली this is not product. Technically the product is anything that can be offered to a market to satisfy a need, want, including physical goods, जिनका अभी हमने नाम लिया, ये फिजिकल गुड्स है। सर्विसेज, सर्विसेज टेंजिबल होती है कि इनटेंजिबल होती है? इनटेंजिबल। एक्सपीरियंसेस, आप लोग कवाली नाइट की आप बात कर रहे हैं, तो कवाली नाइट इज अ प्रोडक्ट जो कि आपको बेची जा रही है, लेकिन दिस इज नॉट अ टेंजिबल थिंग, वो एक एक्सपीरियंस है। इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। आप ऑर्बिट के साथ एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं जिसमें आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, इनसे सर्विसेज खरीद रहे हैं, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ खरीद रहे हैं जो कि टेंजिबल नहीं है। सो द क्लासिफिकेशन और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट मे बी टेंजिबल और मे बी इनटेंजिबल। जब आप किसी भी टेंजिबल प्रोडक्ट को खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे जब आप एसी कोई खरीदेगा तो वन पार्ट इज़ द टेंजिबल पार्ट जो कि हमें नज़र आता है। दूसरा, इसके इंस्टॉलेशन के लिए जो सर्विस दी जाएगी वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। अगर इसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है तो इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? ऑब्वियसली दैट इज़ इनटेंजिबल। तो प्रोडक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फीचर्स विच कैन बी टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज के जो प्रोडक्ट के लेवल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कस्टमर वैल्यू हायरार्की। कस्टमर वैल्यू हायरार्की, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर जब भी किसी प्रोडक्ट को अप्रोच करता है, खरीदता है, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू उसको मिलती है।
उस वैल्यू के अगेंस्ट वो कुछ सर्टन कॉस्ट पे करता है। तो कस्टमर किस तरह से प्रोडक्ट को अप्रोच करता है, और बीइंग अ मार्केटियर आपने उस वैल्यू हायरार्की में कस्टमर की कौन कौन सी जो नीड्स हैं उनको एड्रेस करना है। बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द कोर प्रोडक्ट। कोर बेनिफिट सबसे पहले कोई भी बंदा जब कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीदेगा, इसको आगे जाके हम डिफाइन करेंगे विद एन एग्जांपल। सबसे पहले कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट जब खरीदी जाती है तो कस्टमर वैल्यू हायरार्की में उसका कोर बेनिफिट है जिसको टारगेट करता है कोई भी कस्टमर, जिसके लिए कोई ट्रांजैक्शन की जाती है। उसके बाद देयर इज अ बेसिक प्रोडक्ट, देन देयर इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, और एंड पे होती है पोटेंशियल प्रोडक्ट। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि जो कोर बेनिफिट है इसके अंदर जो फंडामेंटल लेवल ऑफ द कोर बेनिफिट है कि कस्टमर किसी भी ट्रांजैक्शन में जाता क्यों है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि जब भी कोई कस्टमर किसी होटल को बुक करता है तो क्या खरीदता है, बेसिक कोर बेनिफिट उसको क्या चाहिए होता है। जब भी होटल के अंदर वो रूम बुक करेगा तो कोर बेनिफिट क्या होगा, ही इज बाइंग रेस्ट एंड स्लीप। तो जो रेस्ट एंड स्लीप वाला एलिमेंट है in reservation of a room in a hotel, this would be called core benefit। अब ये हो गया कोर बेनिफिट। बीइंग अ मार्केटियर आपने जब भी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है तो फोकस करना है कि सबसे पहले हमारा कोर बेनिफिट क्या है जिसके लिए कस्टमर हमसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे। दूसरे लेवल पे बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब भी ये सेकंड लेवल है, कोर बेनिफिट के बाद जब सेकंड लेवल पे कस्टमर जाएगा इन द वैल्यू हायरार्की तो वो देखेगा कि बेसिक प्रोडक्ट्स क्या है। मिसाल के तौर पे जो हमने होटल वाली एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके अंदर जब भी होटल का रूम बुक किया जाएगा तो कस्टमर कोर बेनिफिट तो ये खरीद रहा है कि मैंने वहाँ पे रेस्ट करना है या सोना है। अब इस रेस्ट करने और सोने के लिए जो लवाजमात चाहिए वो क्या चाहिए, वहाँ पे एक बेड होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, टॉवल्स होने चाहिए, वहाँ पे एक डेस्क होना चाहिए, ड्रेसर होना चाहिए और क्लोजेट होना चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड बेसिक प्रोडक्ट। अब इन दोनों में लिंक कैसे बनेगा, कोर बेनिफिट कस्टमर की सोच है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे रेस्ट एंड स्लीप चाहिए। अब उस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कंपनी क्या ऑफर करेगी, दिस वुड बी बेसिक प्रोडक्ट। अब तीसरे लेवल पे कस्टमर जब भी वैल्यू हायरार्की के ऊपर एनालाइज करेगा प्रोडक्ट और सर्विस को, वो सोचेगा देयर इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि अगर मैंने रेस्ट एंड स्लीप खरीदा है फ्रॉम द होटल, बेसिक प्रोडक्ट क्या है कि वहाँ पे इन मेरी ज़रूरियात को पूरा करने के लवाजमात होने चाहिए, फिर टावल होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, बेड होना चाहिए, उसके ऊपर बेडशीट साफ़ होनी चाहिए, वॉशरूम में तो टैब्स के अंदर पानी आना चाहिए। तो द बेसिक minimum criteria or a threshold to satisfy the core benefit coupled with the basic product or expected product। जैसे आपने जब ऑर्बिट के साथ एक ट्रांजैक्शन की तो कोर बेनिफिट आपको क्या चाहिए था, यू फील देयर इज अ नीड टू इन्हेंस योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज, योर डिग्री। इसको पूरा कैसे करेगा, बेसिक प्रोडक्ट के साथ ऑर्बिट के यहाँ पे क्लासरूम होने चाहिए, पढ़ाने वाला बंदा होना चाहिए। अब इसके बाद अगला लेवल आएगा कि जो क्लासरूम होना चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर एसी भी चल रहा होना चाहिए, और जो पढ़ाने वाला आ रहा है उसको पढ़ाना आता भी हो। तो दिस वुड बी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तीसरे लेवल के ऊपर। देन देयर इज एन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जब दिस इज वेयर द ब्रांड्स कम इन। पहले तीनों चीज़ों के ऊपर, तीनों लेवल्स के ऊपर, कोर बेनिफिट के ऊपर, बेसिक प्रोडक्ट के ऊपर और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट का फीचर है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। लेकिन जब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की बात आती है तो हेयर कम्स द ब्रांड। ब्रांड कैसे डिफरेंशिएट करेगा, समवन वांट टू कंज्यूम अ कोला ड्रिंक, पेप्सी और कोक, दो कोला ड्रिंक्स हैं, सेम फॉर्मेशन है, सेम तरह की उसकी चीनी है, दोनों के अंदर कार्बोनेटेड वाटर है। वाई समवन वुड गो फॉर कोक और पेप्सी। बेसिक प्रोडक्ट, कोर बेनिफिट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आर सेम। तो डिफरेंशिएशन जब आएगी वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के लेवल पे आएगी, और ऑगमेंटेड लेवल के ऊपर डिफरेंशिएशन वुड बी क्रिएटेड बाय द ब्रांड।
ऑर्बिट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। आपने बीबीए करना था, कोर बेनिफिट अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, क्लासरूम होने चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए, अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, अच्छा पढ़ाने वाला होना चाहिए। कंसीडर यू हैव एन ऑप्शन, 3 ऑप्शंस। ऑर्बिट में एडमिशन मिल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, लम्स में मिल रहा है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे? पीयू। अब कोई और बंदा हो सकता है, कोई लम्स का है, कोई हो सकता है कोई ऑर्बिट का है। तो दिस इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के जब जो डिसीजन ऑफ द कस्टमर है दैट इज बेस्ड ऑन अ ब्रांड करेक्टरिस्टिक्स और ब्रांड पर्सनैलिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इन पाकिस्तान एज पर हायर एजुकेशन कमीशन बीबीए का करिकुलम इज सेम अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। जो आप पढ़ रहे हैं पीयू में भी यही पढ़ाया जा रहा है, लम्स में भी यही पढ़ाया जा रहा है, आईबीए में भी यही पढ़ाया जा रहा है। करिकुलम इज सेम। अब करिकुलम में से कुछ चीज़ें हर यूनिवर्सिटी निकालती है और आपको पढ़ाती है। तो डिफ्रेंसिएशन कम्स विद द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एंड देन देयर इज अ पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट जैसे पोटेंशियल के नाम से लग रहा है कि ए प्रोडक्ट जिसके अंदर मैक्सिमम क्या वैरायटी दी जा सकती है, दिस वुड बी पोटेंशियल प्रोडक्ट। होटल वाली एग्जांपल लेते हैं। आज से कोई 10 एक साल पहले अवारी के वॉशरूम्स के अंदर उन्होंने एलईडीज लगाई थी। वॉशरूम के अंदर एलईडी लगी और वहाँ पे उस वक्त मतलब अगर स्पोर्ट्स देखनी है तो स्पोर्ट्स देख लें, फिल्म देखनी है, मूवी देखनी है, गाना देखना है तो चला लें। तो दिस इज क्या लिंक बनता है एक होटल की सर्विस खरीदते हुए? क्या कोई बंदा ये सोच सकता है कि इसके वॉशरूम के अंदर एक एलईडी लगी होगी जिसमें मैं जब वॉशरूम में रेस्ट रूम में जाऊंगा तो वहाँ पे देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर एंटरटेनमेंट। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि आपकी बेसिक प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम क्या चीज़ ऐड की जा सकती है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, और जो आपकी जो बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस है उसको डिस्टिंग्विश करे फ्रॉम द कंपेटिटर। आपकी डिग्री के केस में व्हाट कुड बी द पोटेंशियल प्रोडक्ट? आपकी कोर बेनिफिट है कि आपको एक डिग्री चाहिए, एजुकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इसमें व्हाट इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट? एनी आइडिया? आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज हो जो कि अभी कोई नहीं दे रहा लेकिन दैट कुड बी पार्ट ऑफ द बीबीए डिग्री प्रोग्राम्स की जो ऑफरिंग है उसका पार्ट बन सकती है? कोई ऐसी चीज है आपके ख्याल में? यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, उन्होंने पिछले दिनों अपनी एडमिशन कैंपेन शुरू की है विद एन इंटरेस्टिंग आइडिया कि आप एडमिशन लें। जिस दिन आपको एडमिशन ऑफर लेटर मिलेगा साथ आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से गारंटीड लेटर मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको 1.5 लाख रुपया पर मंथ की जॉब मिलेगी। व्हाट इज दिस? दिस इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट कि बीबीए के स्टूडेंट के लिए जब वो कोई चीज़ परचेज करता है तो ही इज़ लुकिंग फॉर अ डिग्री विच कैन हेल्प हिम और हर टू गेट अ जॉब। दिस इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो पोटेंशियल प्रोडक्ट को पार्ट ऑफ योर ऑफरिंग आप बना दें। तो दिस इज द कस्टमर वैल्यू हायरार्की जिसमें कस्टमर क्या वैल्यू ड्राइव करता है फ्रॉम द प्रोडक्ट और इन रिटर्न कंपनी को क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट प्रोड्यूस। के पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी जब कोई ऐड बनाती है उससे कोई ये नहीं पूछ सकता कि तुमने ये जो ऐड बनाया है अगर ये काम ना हुआ तो, कोई नहीं पूछ सकता। मिसाल के तौर पे ड्यू का ऐड है पाकिस्तान में, एक बंदा ड्यू पीता है, बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। मैं और आप ड्यू पिए, छलांग लगाएं, फारिग होकर बैठे हो, टांग टूटी हो, हम ड्यू को पूछ सकते हैं? तो देयर इज नो रेगुलेटर ऑन द मार्केटिंग इन पाकिस्तान। रेगुलेशन कोई नहीं है। फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओगे, अगर नहीं होता तो कुछ कर सकता है कस्टमर? नहीं कर सकता। तो दिस इज डार्क साइड ऑफ, इसको डार्क साइड ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। और इसकी अगर एक्सट्रीम लेवल पे आप जाएं तो लोग कहते हैं कि जो मार्केटिंग है इसमें से आपने अखलाकियात पहले साइड पे रखनी है फिर मार्केटिंग करनी है। अगर आप हर लेवल पे जाके कहोगे कि अच्छा हमारे माशरे में तो सही नहीं है, ये तो झूठ हम बोल रहे हैं, तो मार्केटिंग तो नहीं हो सकती। मार्केटिंग है क्या?
उम्मीद, खौफ और एडवेंचर। तो उम्मीद हमने दिलवाई थी, वो पूरी नहीं हुई, क्या कर सकते हैं? अल्लाह का हुक्म है। सो दिस इज द कस्टमर वैल्यू हायरार्की। हम प्रोडक्ट की जो क्लासिफिकेशन करते हैं बीइंग अ मार्केटियर, वो तीन तरह से करते हैं। वन इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी, देन देयर इज टेंजिबिलिटी, देन देयर इज अ यूज। और जिस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि क्या आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो ड्यूरेबल है, टेंजिबल है, और उसका यूज़ क्या है, कस्टमर यूज़ करते हैं या उसका इंडस्ट्रियल यूज़ है। अगर हम ड्यूरेबिलिटी और टेंजिबिलिटी की बात करें तो देयर आर सम नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी चीज़ें जो कि नॉन ड्यूरेबल है, जैसे शैम्पू है, टूथपेस्ट है, इस तरह की चीज़ें जो कि नॉन ड्यूरेबल है, जो कि आप रेडिली अवेलेबल होती हैं और इसके ऊपर आप फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बारे में कस्टमर ज़्यादा रिसर्च नहीं करता। देन देयर आर ड्यूरेबल गुड्स जो कि टेंजिबल गुड्स होती हैं, लेकिन इनके बारे में चूंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ द यूज़ लॉन्ग टर्म होता है तो कस्टमर ज़्यादा रिसर्च करता है, सच एज मशीन्स, टूल्स, रेफ्रिजरेटर्स और क्लोथिंग्स। तो इसमें कंपनीज के पास हायर मार्जिन भी होता है और कस्टमर के लिए ज़्यादा रिसर्च करके इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को ख़रीदना ज़्यादा फिजिबल होता है। देन देयर आर सर्विसेज। हम हेयर कट करते हैं, लीगल एडवाइस लेते हैं, अप्लायंस का रिपेयर करवाते हैं, तो दीज आर सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल होती हैं। और अगर हम एक लम्हे के लिए टेंजिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को साइड पे रख दें और हम देखें कि सर्विस को कौन सी चीज़ है जो कि सर्विस के लिए क्वालिफाई कराएगी, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द सर्विस। पहला जो फीचर है जिससे ये डिटरमिन होगा कि ये प्रोडक्ट है या सर्विस है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। हर जो सर्विस होगी वो इंटेंजिबल होगी। आपने एसी रिपेयर कराना है, वो आएगा, रिपेयर करके चला जाएगा, आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं पकड़ाएगा कि ये मैंने रिपेयर किया। हेयर कट हम करवाते हैं तो दैट इज इंटेंजिबल। लीगल एडवाइस लेते हैं, दैट इज इंटेंजिबल। आप पढ़ने आते हैं तो जो चीज़ आपको यहाँ से ट्रांसफ़र की जाती है वो टेंजिबल नहीं है, वो इंटेंजिबल है। देन जो दूसरा फीचर है, करेक्टरिस्टिक है ऑफ द सर्विस, दैट इज इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब ये है कि यू कैन नॉट सेपरेट द सर्विस फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को आप अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे और पढ़ाने को आप अलग नहीं कर सकते। एसी को रिपेयर करने वाला आएगा, रिपेयर को और एसी को आप अलग नहीं कर सकते। हेयर कट कराते हैं तो हेयर कट करने वाले को और उसकी उस सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इनसेपरेबल होता है। सर्विस हमेशा इनसेपरेबल होती है कि उसका प्रोवाइडर और सर्विस की जो फीचर्स हैं उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। देन देयर इज वेरिएबल। हर सर्विस वेरिएबल होगी। आप हेयर कट कराने जाएंगे तो हर दफ़ा उसके अंदर जो अगर डिफरेंट प्रोवाइडर है तो सर्विस सेम है, हेयर कट है, लेकिन उसमें जो टाइप है ऑफ द सर्विस वो डिफरेंट होगी। आप लोगों के 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, सर्विस ही खरीदी है ना आपने, लेकिन डिफरेंट पढ़ाने वाले की वजह से द लेवल ऑफ द सर्विस वुड बी डिफरेंट इन एवरी क्लास। तो इसके अंदर वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएबल होता है। किस तरह का बंदा जो पढ़ा रहा है, किस तरह का बंदा जो हेयर कट दे रहा है, किस तरह का बंदा जो आपको लीगल एडवाइस दे रहा है। देन दीज द सर्विसेज आर पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या होती है? पेरिशेबल्स उन फूड आइटम्स को कहा जाता है जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जैसे दूध है, योगर्ट है, बटर है। तो ये सारी चीज़ों को कहा जाता है दीज आर पेरिशेबल। इसी तरह से जो सर्विस होती है दैट इज पेरिशेबल। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने क्लास तो मेरी है सैटरडे को, लेकिन मैं संडे को पढ़ना चाहता हूँ। तो जिस टाइम पे सर्विस मिलनी है, अगर उस टाइम पे आप नहीं होंगे तो सर्विस का टाइम ड्यूरेशन विल बी पेरिशेबल, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दीज आर 4 करेक्टरिस्टिक्स
या फीचर्स जिनकी वजह से हम किसी भी सर्विस को सर्विस कहेंगे। इसका क्वेश्चन अमूमन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस, तो आपको ये याद होनी चाहिए। फिर हमने कहा था कि इसकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड द प्रोडक्ट यूज, के प्रोडक्ट को यूज किस तरह से किया जाता है, वो कस्टमर यूज कर रहा है या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूज कर रही है। तो बेसिस ऑफ द यूज की वजह से हम जो प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, वो तीन तरह की प्रोडक्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड अनसॉर्ट गुड्स। तो बेसिस ऑफ जो डिफ्रेंसिएशन है, अगर हम उसको यूज को लें तो प्रोडक्ट को इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। पहले कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स में सबसे पहली चीज क्या है, दीज आर कॉल्ड स्टेपल्स। स्टेपल्स आर द कन्वीनियंस गुड कंज्यूमर परचेज ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे केचप लिया, टूथपेस्ट लिया, क्रैकर्स लिए। तो ऐसी चीज़ें जो कि आप बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करते हो, दीज आर कॉल्ड स्टेपल्स। कन्वीनियंस गुड्स की ये पहली टाइप है। सेकेंड टाइप ऑफ कन्वीनियंस गुड्स इज कॉल्ड इम्पल्स गुड्स। इम्पल्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इम्पल्स इज व्हेन यू मेक अ परचेज डिसीजन विदाउट प्रोसेसिंग एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी रीज़न। आप किसी मॉल में गए, बिल करवाते हुए आपने देखा कि वहाँ पे कोक का 10 पैक पड़ा, वहाँ पे लेज पड़े हैं, वहाँ पे चॉकलेट पड़ी है, वहाँ पे आइसक्रीम की जार पड़ी है, वो आपने ले ली। तो दीज आर कॉल्ड इम्पल्स गुड्स। ऐसी चीज़ें जो कि आप इम्पल्स बाइंग करते हैं। एक ऐसी बाइंग आपने कर ली जो कि आप लेने नहीं गए थे, लेकिन सिर्फ एट दी मोमेंट आपने डिसाइड किया कि आपने वो चीज़ लेनी है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बाय अ मार्केटियर कि जितने भी बड़े मॉल्स होते हैं, इनमें आपने नोटिस करना है कि वो खिड़कियाँ जिनसे आप ये देख सकें कि बाहर दोपहर है, सुबह है या शाम है, नॉर्मली नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक तो ये वजह होगी कि आपने वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना है, शॉपिंग करते हुए टाइम का अंदाज़ा ही ना हो, तो वो खिड़की जिससे आप बाहर देख सकें कि दोपहर है और शाम है या सुबह है, वो रखी नहीं जाती। देन दीज आर कन्वीनियंस गुड में आप लेते हैं, दीज आर कॉल्ड एमरजेंसी गुड्स। ये वो वाली गुड्स हैं जो कि आपको, जैसे नाम से लग रहा है कि इमरजेंसी में आपको चाहिए, जैसे अम्ब्रेला है, तो दीज इसकी ज़रूरत आपको डेली नहीं पड़ती, लेकिन है कन्वीनियंस गुड कि इसमें आप कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, ज़्यादा कंपैरिजन्स नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर एन एमरजेंसी इसकी ज़रूरत होगी। देन दीज आर शॉपिंग गुड्स। सेकंड टाइप का क्या है कन्वीनियंस गुड्स के बाद? शॉपिंग गुड्स। और ये हम डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, कि यूज़ की बुनियाद के ऊपर प्रोडक्ट्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। शॉपिंग गुड्स में पहली है कि ऐसी चीज़ें जिनके बारे में कंज्यूमर को जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस एंड स्टाइल। दीज आर कॉल्ड शॉपिंग गुड्स। मिसाल के तौर पे फर्नीचर लिया आपने, घर की अप्लाइंसेस ली या क्लोथिंग ली, तो दीज आर कॉल्ड शॉपिंग गुड्स। दूसरी टाइप शॉपिंग गुड्स की है होमोजीनियस शॉपिंग गुड्स। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? एक जैसी, सेम चीज़ें, लेकिन होमोजेनियस के अंदर उसके फीचर्स के अंदर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। देन देयर आर हेट्रोजीनियस शॉपिंग गुड्स, के ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जिनके अंदर जो सर्विस है दैट मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्राइस। डिफ्रेंसिएशन, जैसे आपने अपना डेंटल चेकअप करवाना, तो इसमें
जो द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्विस है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द प्राइस। कुछ लोग हेयर कट के बारे में बहुत चूजी होते हैं कि मैंने एक ही बंदे से करवाना है। तो ऐसी चीज़ें जिनका जो प्रोवाइडर है उसके चेंज करने से जो लेवल और द फीचर्स ऑफ द सर्विस कैन बी चेंज ड्रास्टिकली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हों, और इसमें जो प्राइस है वो सानवी अहमियत की हो, सेकेंडरी अहमियत हो इसकी। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, अगली जो टाइप ऑफ द गुड्स है दैट इज कॉल्ड स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें जो कि बहुत स्पेशल हैं और उनको ख़रीदना या ना ख़रीदना वो डिटरमिन कि आपका जो सोशल स्टेटस है वो क्या डिटरमिन होगा। मिसाल के तौर पे खरीदनी तो गाड़ी है ना, एक व्हीकल आपने खरीदना है जो कि आपको कम्यूट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए हेल्प आउट करे। तो वाई वुड समवन गो फॉर मर्सिडीज एंड वाई समवन गो फॉर लेट्स सपोज करोला, और कौन मेहरान क्यों खरीदेगा कोई। तो दीज आर स्पेशलिटी गुड्स, ऐसी गुड्स जो कि हमारे स्टेटस सिंबल का डिपिक्शन करती हैं और जिससे जाहिर होता है कि वी आर स्पेशल इन अ सर्टन क्लास। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, जो आखिरी टाइप है दैट इज कॉल्ड अनसॉर्ट गुड्स। ऐसे गुड्स जिनके बारे में हम अमूमन नहीं सोचते और ना खरीदना चाहते हैं और ना हमारी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर होती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? मिसाल के तौर पे कभी किसी ने इंश्योरेंस सोची है, चैरिटी देना इज़ अ सर्विस जो हम किसी को देते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर उस तरह से नहीं सोचते जैसे हम अप्लाइंसेस के बारे में सोचते हैं। फिर ग्रेव स्टोन्स, कब्र के ऊपर जो कतबा लगा होता है उसके बारे में, वो भी एक सर्विस है, वो भी एक प्रोडक्ट है। तो वो चीज़ें जिनके बारे में हम अमूमन नहीं सोचते कि उनको ख़रीदना है या नहीं, लेकिन ये फायर एक्सटिंग्विश लगे होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने देखे होंगे, ये रेड कलर की बॉटल्स। तो अमूमन जब तक कोई रियलाइज़ नहीं कराता अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीदते। तो वो वाली प्रोडक्ट्स जिनको खरीदने के लिए वो नीड एन एक्सटर्नल स्टिमुला है। हमें बाहर से किसी को जब तक कोई नहीं बताएगा वी वुड नॉट रियलाइज कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ जो दूसरी डिफ्रेंसिएशन की जा सकती है दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर मटेरियल एंड पार्ट्स, दो तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम कहते हैं कि मटेरियल्स हैं और कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं पार्ट्स हैं। दे फॉल इन टू टू क्लासेज, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड पार्ट्स। रॉ मटेरियल का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जिनको हम फार्म प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिवीजन में डाल सकते हैं। फार्म प्रोडक्ट्स मीन वीट, कॉटन, लाइव स्टॉक, फर्नीचर एंड वेजिटेबल्स, और नेचुरल प्रोडक्ट्स मीन जैसे फिश है, लंबर है, क्रूड है, पेट्रोलियम है, आयरन और है। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स। फिर कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर कैपिटल आइटम्स होते हैं सच एज इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट, जिसको हम सप्लाईज और बिजनेस सर्विस के लिए शॉर्ट टर्म गुड्स और सर्विसेज की फैसिलिटेशन और उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बेसिस के ऊपर की जा सकती है। तो दिस वाज कि हम अगर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं ड्यूरेबिलिटी के ऊपर, टेंजिबिलिटी के ऊपर और यूज़ के ऊपर, तो इनकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स के बाद वन ऑफ द की फीचर, अब इतने ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद कस्टमर जब भी आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदेगा तो ब्रांड और प्रोडक्ट मस्ट बी डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड का क्या मतलब है कि अगर कस्टमर के पास वेरियस ऑप्शंस हैं टू परचेज अ प्रोडक्ट, तो वो कौन सी प्रोडक्ट खरीदेगा। और इसमें जो चैलेंज है फॉर मार्केटियर वो ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिनमें जो डिफ्रेंसिएशन और वेरिएशन का मार्जिन ही बहुत कम है। मिसाल के तौर पे आपने स्टील खरीदना है घर बनाने के लिए, आपने एस्प्रीन की दवाई खरीदनी है, या आपने चिकन खरीदना है, या टू स्पीक आपने कोला ड्रिंक खरीदनी है। तो इनके अंदर जो बेसिक प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई ख़ास वैरायटी या कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो चैलेंज इज़
कि हमने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट कैसे करना, प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएशन कैसे की जा सकती है। वन कुड बी कि आपकी जो प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर्म का क्या मतलब है कि साइज क्या है, शेप क्या है और फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए जो पहली टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है कि आपकी प्रोडक्ट की फॉर्म शुड बी डिफरेंट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि फीचर्स मोस्ट प्रोडक्ट कैन बी ऑफर्ड बाय वेरिइंग फीचर्स जो कि सप्लीमेंट करें आपकी जो बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट है। तो दूसरी डिफ्रेंशिएशन हो सकती है फॉर द फीचर्स, के प्रोडक्ट के फीचर्स की वजह से आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होनी चाहिए। और फीचर इज द फंक्शन, जब कस्टमर कैलकुलेट करेगा कस्टमर वैल्यू विद द कंपनी की कॉस्ट, इसके दरमियान कंपैरिजन करता है कस्टमर कि जो मुझे फीचर दिया जा रहा है उसके लिए मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है और मुझे कितनी कॉस्ट पे करना पड़ रही है। थर्ड ऑप्शन फॉर डिफ्रेंशिएशन कोड भी कि आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है दैट शुड डिफाइन कि आपकी प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर्स। और इसमें जो ऑप्शन हो सकती है दैट इज कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी दैट शुड बी सुपीरियर फ्रॉम द कंपेटिटर्स। चौथी ऑप्शन फॉर डिफरेंशिएशन इज कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कन्फॉर्मेंस क्वालिटी होनी चाहिए। कन्फॉर्मेंस क्या होती है, व्हाट इज कन्फॉर्मेंस? क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? कन्फॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी कंसिस्टेंट एंड आइडेंटिकल, एक तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसको जब भी वो एक्सपीरियंस करे आपकी प्रोडक्ट और सर्विस, उसको सिमिलर सर्विस मिलनी चाहिए, सिमिलर एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कन्फॉर्मेंस क्वालिटी। मेट्रो में जब शिमला मिर्च खरीदी जाती है तो देयर इज अ स्केल कि वो रैंडमली शिमला मिर्च उठाते हैं, 10 शिमला मिर्च स्ट्रेट रखते हैं और अगर 10 में से 2 गिरती हैं और 8 सीधी पड़ी रहती हैं तो वो समझते हैं कि ये वाला जो लॉट आई है दैट इज ऑन द कन्फॉर्मेंस क्वालिटी जो कि मेट्रो में बिकनी चाहिए। तो क्या है कि उन्होंने मार्जिन रखा हुआ है कि ठीक है इतना मार्जिन अगर है कि 80% सीधी रखने से नहीं गिरती, 2 गिर जाती हैं तो फाइन। दिस इज कॉल्ड कन्फॉर्मेंस क्वालिटी कि प्रोडक्ट शुड बी आइडेंटिकल। अमूमन रेस्टोरेंट्स के अंदर ये चैलेंज रहता है कि जब भी आप जाते हैं तो आपको फूड और जो सर्विस का लेवल है उसके अंदर फ़र्क नज़र आता है जब भी आप सब्सिक्वेंट वहाँ पे विजिट्स करते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए अदर फीचर कोड भी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि ए मेजर ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ अंडर द नेचुरल और स्ट्रेसफुल कंडीशन। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में उसका कितना टाइम होगा, कितनी लाइफ होगी, एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ उसकी कितनी होगी। देन अनदर फीचर जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं दैट इज़ रिलायबिलिटी, कि आपकी जो प्रोडक्ट है दैट वुड नॉट मेल फंक्शन और फेल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कि अगर एक प्रोडक्ट खरीदी गई है तो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसमें कोई फेलियर नहीं आएगा। और जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए ऑप्शन हो सकती है दैट इज़ कॉल्ड रिपेयरेबिलिटी, कि आपकी प्रोडक्ट को इजीली रिपेयर किया जा सकता है या नहीं। तो रिपेयरेबिलिटी कोड भी वन ऑप्शन जिससे आप अपनी प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन को इंश्योर कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ स्टाइल, कि प्रोडक्ट का जो लुक और फील है वो किस तरह से बाकी कंपैटिटर से आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंट करता है।
फिर कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब है कि हर कस्टमर के लिए उसकी पसंद की अलग चीज़, दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। आईबीएम ने ये सर्विस शुरू की थी कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर कंप्यूटर आप खुद डिफाइन करें कि मुझे किस तरह का रैम चाहिए, किस तरह का प्रोसेसर चाहिए, एलईडी किस तरह की चाहिए, माउस कौन सा चाहिए, कीबोर्ड कौन सा चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन, कि जब कस्टमर प्रोडक्ट को खुद डिफाइन करे कि मुझे किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। तो दीज आर 8 टाइप्स जिनसे आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। सिंस वी आर लुकिंग एट प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ साइमल्टेनियसली, तो सर्विस के केस में डिफरेंशिएशन कैसे पैदा की जा सकती है। ऑर्डर करना बहुत आसान होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू डिफरेंशिएट योर सर्विस, फर्स्ट थिंग वुड बी कि आपका जो ऑर्डरिंग ईज है वो बहुत ज़्यादा हो, कस्टमर को ऑर्डर करना बहुत आसान हो। जैसे बाइकिया के ऊपर आप जब ऑर्डर करते हैं सर्विस लेने के लिए, एन ड्राइव के ऊपर, ऊबर या करीम के ऊपर, इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसानी से, कोई अथेंटिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, सिंपल आप विद इन अ सेकेंड्स आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। सेम इज़ द केस आप फूड पांडा की ऐप के ऊपर जब ऑर्डर करते हैं तो क्या है, ऑर्डरिंग ईज होनी चाहिए आपकी सर्विस में। दिस कुड बी वन ऑप्शन जिससे आपकी जो इंस्टॉलेशन है, जो सर्विस की डिफरेंशिएशन है, वो इंश्योर की जा सकती है। फिर दूसरा फीचर क्या हो सकता है कि आपकी जो डिलीवरी है, मतलब आप जब पैकेजेस मॉल से अप्लाइंसेस खरीदते हैं तो आपके घर वो प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर करते हैं विद फ्री इंस्टॉलेशन। तो दूसरा कि आपकी सर्विस को जो डिलीवर करने का मैकेनिज्म है वो कितना एफिशिएंट है और कितना कस्टमर फ्रेंडली है। देन इंस्टॉलेशन की जैसे मैंने बात की कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसी खरीदी है जिसके साथ सर्विस पार्ट एंड पार्सल है, रेफ्रिजरेटर लगाना घर में, वॉशिंग मशीन घर में इंस्टॉल करना, एसी का इंस्टॉल करना, तो दीज आर प्रोडक्ट्स कपल्ड विद द सर्विसेज। तो इनकी इंस्टॉलेशन के लिए आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं बाय ऑफरिंग द फ्री इंस्टॉलेशन। फिर कस्टमर की ट्रेनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे घर के अंदर यूपीएस लगवाया है तो अब उसको ऑपरेट करना एक पूरा कस्टमर को बताना पड़ता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। फिर कुछ हेल्थ की ऐसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो आप खरीदते हैं तो कस्टमर को ट्रेन करना पड़ता है कि आपने दवाई कब लेनी है। अगर कोई फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज हैं तो वो कस्टमर को कंसल्ट करनी पड़ती हैं कि आपने कस्टमर ने उन प्रोडक्ट और सर्विस को किस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो सकती है। देन अगर आपकी सर्विस के लिए कोई रिपेयर और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो उसमें से भी डिफरेंशिएशन क्रिएट की जा सकती है। और फिर अगर आपने प्रोडक्ट और सर्विस खरीदी है और आपके वो पैरामीटर के ऊपर पूरा नहीं उतरती तो उसका रिटर्न करना आसान होना चाहिए। तो दीज आर द बेसिस जिनकी वजह से जो सर्विस है उसमें डिफरेंशिएशन पैदा की जा सकती है। ये दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस जिनकी वजह से आप कस्टमर के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं। फिर जब भी प्रोडक्ट और सर्विस की बात की जाती है तो कहा जाता है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर डिज़ाइन होना चाहिए। डिज़ाइन का क्या मतलब है? इन सिंपल वर्ड्स, डिज़ाइन इज टोटलिटी ऑफ द फीचर्स इज कॉल्ड डिज़ाइन। और टोटलिटी ऑफ द फीचर्स में क्या क्या होना चाहिए? उस प्रोडक्ट की लुक, फील और फंक्शन फॉर अ कस्टमर, के जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट फीचर से, उस सर्विस के फीचर से क्या वैल्यू ड्रॉ करता है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द डिज़ाइन, तो डिज़ाइन इज टोटलिटी ऑफ द फीचर। और जैसे जो फीचर और बेनिफिट ऑफ द डिज़ाइन क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी जो प्रोडक्ट की लुक एंड फील एज वेल एज द फंक्शन, इससे जो आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है दैट शुड बी लॉन्ग टर्म, और आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस के साथ उसका जो कनेक्शन बनता है, एसोसिएशन बनती है, वो बहुत लॉन्ग टर्म बनती है और वो एक रेपिटेटिव कस्टमर बाइंग बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। डिज़ाइन के अंदर बेसिकली जो समझने वाली बात है कि जब भी आप डिज़ाइन की बात करें तो उसके अंदर
कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो कि कस्टमर को अपील करने चाहिए। मिसाल के तौर पे उसके अंदर फंक्शनल और एस्थेटिक्स बेनिफिट्स दोनों होने चाहिए, और उसके अंदर जो अपील होनी चाहिए आपकी ब्रांड में वो इमोशनल और रैशनल दोनों तरह से आपने कस्टमर को अपील करना है। एस्थेटिक्स क्या होते हैं? व्हाट इज एस्थेटिक्स? फंक्शनल का मतलब है कि वो जिस मकसद के लिए प्रोडक्ट खरीदी गई है, जिस मकसद के लिए सर्विस खरीदी गई है, उसको पूरा करें। और एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि आँखों को कितना खूबसूरत लगता है वो प्रोडक्ट, सर्विस या वो सर्विस डिलीवरी का प्रोसेस। खूबसूरती को एस्थेटिक्स कहा जाता है, कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस काम भी करती हो, देखने में भी खूबसूरत होनी चाहिए। और इसके अंदर जो डिज़ाइन के अंदर अपील होनी चाहिए, दैट शुड बी रैशनल एंड इमोशनल। रैशनल क्या होता है? व्हाट इज रैशनल? व्हाट इज रैशनल अपील? नहीं पता व्हाट इज रैशनल? सॉरी, व्हाट इज रैशनैलिटी? डिसीजन मेकिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा था मैनेजमेंट के पहले कोर्स में, पहले सेमेस्टर में? रैशनल का मतलब होता है कि एवरी डिसीजन विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन, दिस इज कॉल्ड रैशनैलिटी। और इमोशनल क्या है? कि जज्बाती तौर पे आपकी एसोसिएशन हो जाए। जब भी कस्टमर कहता है ना कि मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मैं अगर 50,000 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे 50,000 में वैल्यू फॉर मनी चाहिए, दिस इज रैशनल अप्रोच। और जब, सॉरी, साहिब अकल। अब अकल इज फॉर लॉजिक एंड रीजन, ये गूगल से देखा है। अच्छा, तो ये इतना मुश्किल उर्दू का लफ्ज कहाँ से सोचा? हाँ, तो ऐसी डिसीजन मेकिंग या ऐसी अप्रोच जिसमें जो फैसले की बुनियाद है वो अकल, मंतक, लॉजिक और रीज़न के ऊपर हो, उसको हम रैशनैलिटी कहते हैं। और जब आपके फैसले की बुनियाद जज्बात हो तो उसको हम इमोशनल अपील कहते हैं। तो जो डिज़ाइन है आपके प्रोडक्ट और सर्विस का, उसके अंदर फंक्शनल, एस्थेटिक्स, इमोशनल और रैशनल चारों तरह की अपील होनी चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज, कि जब भी बेनिफिट ऑफ द डिज़ाइन की बात की जाए तो आपको ये चारों याद होने चाहिए कि फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ द डिज़ाइन आर, इट शुड ऑफर a functional and aesthetics benefit, as well as it should have a emotional and rational appeal to the customer। जैसे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन है, उनका फर्नीचर बहुत मशहूर है कि वो बहुत अच्छा होता है। फिर फिनलैंड और नोकिया का एक है कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से इनका नोकिया का बिजनेस शुरू हुआ था। तो डिज़ाइन और फीचर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो कंट्रीज़ के साथ भी एसोसिएट हो जाते हैं। एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने डिज़ाइन के बारे में कहा था कि जो विजुअली ओरिएंटेड कल्चर होते हैं, जैसे हमारा विजुअली ओरिएंटेड कल्चर है, हम चीज़ों को जिनको देखते हैं उनके ऊपर यकीन ज़्यादा करते हैं, हमारे कल्चर की एक ये नॉर्म है। तो वर्जीनिया पोस्टल ने ये कहा था कि द सब्सटेंस ऑफ द स्टाइल इज़, कि एस्थेटिक्स इज़ द ओनली वे जिससे आपकी प्रोडक्ट शुड बी स्टैंड आउट। कि आपके जो स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट है, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट है, उसमें उसका सब्सटेंस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि डिफरेंशिएट करेगी आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ अ कंपेटिटर्स। तो सब्सटेंस ऑफ द स्टाइल इज कि उसके अंदर एस्थेटिक्स इज द ओनली वे। और एस्थेटिक्स क्या है? व्हाट इज एस्थेटिक्स? अभी हमने बात की है एस्थेटिक्स की, कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस, जी, ब्यूटी, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी दिखती है। तो एस्थेटिक्स से आपकी प्रोडक्ट और सर्विस डिफ्रेंशिएट करेगी। और आईफोन इज़ द परफेक्ट एग्जांपल कि जिसमें नॉर्मली मोबाइल फोन्स आर नॉट नोन फॉर एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी एंड स्टाइल एंड डिज़ाइन, लेकिन एप्पल ने अपना लोगो ऐसा बनाया कि उसने उस
को एक पूरा पार्ट एंड पार्सल बना दिया कि आप उसकी पैकेजिंग, उसका डब्बा, उसकी डिलीवरी, उसके स्टोर्स, उसकी प्रोडक्ट, उसकी एसेसरीज, हर चीज़ के अंदर आपको खूबसूरती, एस्थेटिक्स और स्टाइल नज़र आएगा। डिज़ाइन होता क्या है? डिज़ाइन इज़ more than creativity or a phase in creating a product, service, or application. It is a way of thinking that transform an entire enterprise. Design thinking, ये बहुत आप सुनेंगे। डिज़ाइन थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। डिज़ाइन थिंकिंग का क्या मतलब है कि इट इज़ अ डाटा ड्रिवन अप्रोच जिसमें आप हर फिनोमेना को एनालाइज करने के लिए डाटा यूज़ करते हैं। और जैसे इंजीनियर अप्रोच करता है किसी भी फिनोमेना को, उस तरह से आप हर चीज़ के पहले डिज़ाइन को समझते हैं। यू ऑब्जर्व, उसकी फिर आइडिएशन करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपके फ्यूचर के हवाले से इफ़ यू आर लुकिंग कि आपको किन एरियाज़ के ऊपर काम करना चाहिए, तो यू शुड थिंक अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग। इसके फ्री कोर्सेज, फ्री ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर करें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अप्रोच टू द डिज़ाइन इज़ यू अप्रोच टू डिज़ाइन विद एक्सटेंसिव डाटा ड्रिवन अप्रोच, जिसमें यू फर्स्ट ऑब्जर्व, फिर उसकी आइडिएशन करते हैं कि आइडिया बनाते हैं, and then you go for implementation. Talking about the products, जब आप लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो डिज़ाइन इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स, दो दीज प्रोडक्ट्स आल्सो फेस सम यूनिक इश्यूज एज वेल। तो लग्जरी के केस में, लग्जरी प्रोडक्ट्स और महंगी प्रोडक्ट्स के केस में, द डिज़ाइन इज मोर क्रिटिकल एंड मोर इम्पॉर्टेंट। When you characterize the luxury brands significantly higher priced than typical items in their categories, luxury brands for years were about social status and who a customer was or perhaps want to be. लग्जरी प्रोडक्ट्स जब भी कोई ख़रीदता है तो बेसिकली अपने सोशल स्टेटस को डिपिक्ट करने के लिए, उसका इजहार करने के लिए, या उसको मैग्नीफाई करने के लिए, उसको लोगों की नज़र में वाजे करने के लिए ब्रांड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने पहले एक दिन कहा था कि नॉर्मली यू सी, ये बंदा आता है, वो सबसे पहले अपना गाड़ी की चाबी रखेगा सामने, फिर उसके बाद मोबाइल निकाल के रखेगा, जस्ट टू शो ऑफ कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है और मेरे पास कौन सा मोबाइल है। प्रोडक्ट्स को बनाते हुए यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज कि दीज आर इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट, कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस केस में आपका जो बिज़नेस है उसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी हैज़र्ड कॉज नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड अ ब्रांड? Each product can be related to other product to ensure that firm is offering and marketing the optimal set of product. जब भी कस्टमर खरीदता है कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट के फीचर्स कपल्ड और एडेड बाय द ब्रांड एसोसिएशन, ये पूरा पैकेज खरीदता है। और इस पूरे पैकेज को क्या कहते हैं? कस्टमर परचेज प्रोडक्ट फीचर्स and a brand association is called customer value proposition. Customer value proposition is the totality of the product features and brand associations. पहले हमने जो कस्टमर वैल्यू हायरार्की की बात की थी, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि प्रोडक्ट की हायरार्की क्या होती है। फर्स्ट लेवल के ऊपर देयर इज अ नीड फैमिली, द कोर नीड दैट underlies the existence of a product family. नीड फैमिली का क्या मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस की वजह क्या है। कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है?
उसकी एक नीड फैमिली है कि लोगों को तालीम चाहिए। तो रेस्टोरेंट क्यों बना हुआ है? क्योंकि लोगों को खाना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड नीड फैमिली। द कोर नीड जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। देन देयर इज अ product family. All the product classes that can satisfy a core need with reasonable effectiveness, this is called product family. आपको प्यास लगी है, क्या क्या कर सकते हैं? पानी पी सकते हैं, कोला ड्रिंक है, लस्सी है, रूह अफ़ज़ा है। तो ये सारी क्या है? दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फैमिली। ऑल द प्रोडक्ट क्लासेस दैट कैन सेटिस्फाई अ नीड। भूख लगी है, खाना खा सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फैमिली। Then there is a product class, a group of products within a product family recognized as having a certain coherence function known as a product category. मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे मिसाल लिखी हुई है कि अगर नीड फैमिली में यू नीड ए सिक्योरिटी, तो आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट फैमिली के अंदर यू कैन गो फॉर सेविंग्स एंड इनकम अपनी बढ़ा सकते हो। और प्रोडक्ट क्लास में आप क्या कर सकते हो कि यू गो फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर दो, सेविंग अकाउंट खुलवा लो। तो दीज आर प्रोडक्ट क्लासेस। Then there is a product line, a group of products within a product class that are closely related because they perform a similar function, are sold to same customer group, are marketed through the same outlets or channel. जैसे आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, यू गो फॉर सेविंग्स, आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिए और आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा ली। तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट लाइन। देन देयर इज अ प्रोडक्ट टाइप कि आपने अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट टाइप इस्तेमाल की। ए ग्रुप ऑफ आइटम्स विद इन अ प्रोडक्ट लाइन दैट शेयर वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट। फिर आपने अपनी जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है कि जैसे 15 साल वाली टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है, आपने वो करवा ली। और आखिरी लेवल पे प्रोडक्ट हायरार्की में देयर इज कॉल्ड स्टॉक कीपिंग यूनिट और एन आइटम। SKUs होते हैं, इनको कहते हैं SKUs या स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। तो दिस इज कॉल्ड आइटम, ए डिस्टिंक्ट यूनिट विद इन अ ब्रांड और प्रोडक्ट लाइन डिस्टिंग्विशेबल बाय साइज, प्राइस, अपीयरेंस और सम अदर एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल कि आपने जो रिन्यूएबल टर्म इंश्योरेंस थी वो करवा ली। तो दिस इज द प्रोडक्ट हायरार्की जिसमें इट स्टार्ट फ्रॉम द नीड फैमिली, goes to product family, then there is a product class, then there is a product line, product type and item. तो this is 6 level of hierarchy जिसमें हम प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। फिर ये SKU प्रोडक्ट नंबर होता है? नहीं, स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट ये होगा कि आपके ये जो मार्कर्स हैं, दिस इज 1 SKU। ये अगर 15 पड़े होंगे तो आपके पास 15 SKU पड़े। किसी भी प्रोडक्ट का सबसे छोटा यूनिट इज कॉल्ड स्टॉक कीपिंग यूनिट्स SKUs। ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है SKUs, स्टॉक कीपिंग यूनिट कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सबसे छोटा यूनिट जिसमें उसको मेजर किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इससे डिफाइन किए जाते हैं कि आपकी अगर एक कंपनी है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइंस हैं, तो यू हैव टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट सिस्टम। प्रोडक्ट सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स बट रिलेटेड आइटम्स दैट फंक्शन इन ए कंपैटिबल मैनर। प्रोडक्ट सिस्टम क्या है कि आपकी कंपनी के अंदर जो डाइवर्स है लेकिन रिलेटेड है, चूँकि एक ही कंपनी का है। मिसाल के तौर पे एंग्रो कॉरपोरेशन में वो दूध भी बनाते हैं, आइसक्रीम भी बनाते हैं और खाद भी बनाते हैं। तो रिलेटेड भी हैं लेकिन कंपैटिबल भी हैं, लेकिन डिस्टिंग्विशेबल भी हैं, डिफरेंट भी हैं। तो बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट सिस्टम यू गो फॉर अ प्रोडक्ट मिक्स, आल्सो नोन एज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड आइटम्स a particular seller offers for a sale
और उसमें जो प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस बनाता है। इसकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं, इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। जब भी प्रोडक्ट मिक्स डायमेंशंस बनाई जाती हैं तो यू डिफाइन द विड्थ ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स, कि आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसकी विड्थ कितनी है। विड्थ का क्या मतलब है कि द width of a product mix refers to how many different product lines a company carries। किसी भी कंपनी की कितनी प्रोडक्ट लाइन है उसको हम कहेंगे कि उसकी width कितनी है। लेंथ इज, लेंथ जैसे लंबाई of a product mix refers to the total number of items in a mix। Then there is a depth, the depth of a product mix refers to how many variants of a offered of each line item, उसको हम प्रोडक्ट की डेप्थ कहेंगे। देन देयर इज अ कंसिस्टेंसी, कि आपका जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो प्रोडक्ट की लाइंस हैं वो कितनी कंसिस्टेंट हैं और एक तरह की प्रोडक्ट लाइन ऑफर की जाती है। ये जो हमने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये वाले, ये हमने इस प्रोडक्ट और लेंथ में प्रॉक्टर एंड गैम्बल की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, प्रोडक्ट लाइन आइटम्स के अंदर हमने उसको डिवाइड करके यहाँ पे दिखा दिया आपको कि किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइन है उसमें लेंथ बढ़ाई जा सकती है, उसकी विड्थ बढ़ाई जा सकती है, और प्रोडक्ट मिक्स की जो विड्थ है उसमें डिफरेंट वेरिएशंस को कैसे इन्हेंस करके अपनी प्रोडक्ट लाइन को सस्टेनेबल और कंपनी के लिए बेनिफिशियल बनाया जा सकता है।